हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी डेटा में। क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है हमारी। अब हम चैप्टर की बात करने वाले हैं कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर या कृषि, जिसे आप जानते हैं कि 1947 यानी हमारी आजादी के समय पर जो इस क्षेत्र में, जैसे आपने जो है सेक्टर्स के बारे में जो है पढ़ा होगा, सेक्टर्स पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा आपने। तो इन क्षेत्रक में से ही एक जो प्राथमिक क्षेत्रक था वो हमारा कृषि था। उस समय जब आजादी मिली हमें, उस समय हमारी लगभग जनसंख्या के 85% यानी कि 85% इस क्षेत्र में, यानी प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में लगभग 85% पॉपुलेशन जो है इसी में ही जो है कार्यरत थी। अब जो है प्रेजेंट में बात करें, अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो मोर देन 50% जो है, यानी 50% से ज्यादा जो लोग हैं अभी भी जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो उनकी जो पूरी आबादी, मतलब 50% से अधिक आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। तो कृषि में जो है क्या क्या बहुत सारी फसलें आती, उसमें जो है रबी, खरीफ और जायद फसलों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं उनके बारे में जानेंगे हम। इन फसलों के लिए क्या क्या जो है परिस्थितियां चाहिए उनके लिए, उनके बारे में जानेंगे हम। तो और उन फसलों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो एग्रीकल्चर, ये जो कृषि चैप्टर है, ये आपको जो है कृषि से संबंधित जो फसलें हैं उसकी समझ बनाएगा, और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे आप जो है समझ पाएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर वो फसलें उगाई जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आज जो है हम इस चैप्टर में कुछ एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जहां पर ये आपके वो आंसर्स मिलेंगे, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ें, जब आप रीड करते हैं चैप्टर, तो उसमें ही आपकी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट दी हुई होती हैं। तो आप उन्हें मार्क करते हुए चले, जब भी रीड करें उसे मार्क करें, ताकि जो है जब आप क्वेश्चन आंसर लगाएं उसके, तो आपके लिए इजीली वो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मिल जाए। तो आज हम उन्हें भी मार्क कराते हुए चलेंगे, ताकि आपकी बुक में आपको पता हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू ही है। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो एक ही फसल जो है बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, वो कौन सी फसल है? वो स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि है, बागवानी है, या फिर गहन कृषि है। पहले तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर जो है ये कौन कौन सी फसलें हैं। इन फसलों से संबंधित हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। आपकी बुक में ही दिया हुआ है। पहला जो फसलों के प्रकार में है, गहन जीविका कृषि होती है। गहन जीविका कृषि क्या होती है? कृषि उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इस पर दबाव अधिक होता है, और श्रम गहन खेती है, यानी कि श्रम भी बहुत ज्यादा होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो श्रम भी बहुत ज्यादा होगा। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए जो है, सिंचाई के लिए और रासायनिक निवेशों, जैव रासायनिक जो निवेश है वो भी किया जा रहा है, और सिंचाई भी बहुत ज्यादा गहन की जाती है। तो ये जो है गहन जीविका कृषि। अब जैसे आप उत्तर भारत का क्षेत्र देखें, जो गंगा और यमुना का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहां पर जो है गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी किसी क्षेत्र में, तो वहां पर जो खाने की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। तो उसी की वजह से जो है वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। वाणिज्यिक की कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि का मुख्य जो लक्षण है क्या है? वो अधिक पैदावार देने वाले बीजों। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज की जा रही है? अधिक पैदावार वाली, जिससे जो है अधिक पैदावार हो, ऐसे बीज जो है यूज किए जाएंगे। रासायनिक उर्वरक यूज किए जाएंगे, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा, और क्या किया जाएगा? अब कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जैसे आप हरियाणा और पंजाब में देखेंगे तो चावल के वाणिज्यिक, मतलब वहां पर जो है चावल जो एक वाणिज्यिक फसल है। अब वहीं उड़ीसा में आप देखेंगे तो यह एक जीविका फसल है, क्योंकि आप देखेंगे कि उड़ीसा में जो है चावल जो है नॉर्मली खेती की जाती है, परंतु जो हरियाणा और पंजाब में ये एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल और गहन निर्वाह कृषि के बारे में जाना। अब हम रोपण कृषि पर चलते हैं। रोपण कृषि में क्या हो रहा है? ये खेती की जाती है, इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है।
रोपड़ कृषि में, रोपड़ में क्या होता है, रोपड़ का अर्थ क्या हुआ, प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं। जैसे आप जब हम ऊपर जो है स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन में जब देख रहे थे, तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये पौध लगाई जा रही है। ये पौध किस चीज की है, चावल की पौध है। चावल की पौध जो है पानी इकट्ठा करने के बाद खेत में डायरेक्ट पौध लगाई जाती है। तो पौध लगाने से संबंधित ये इसे बोलते हैं प्लांटेशन, क्योंकि प्लांट पहले से ही तैयार है, तो ये प्लांटेशन जो है एग्रीकल्चर है। और क्या क्या टाइप्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, उन्हें भी जान लेते हैं। टाइप्स क्या है, रोपण कृषि, रोपण फसलें कौन कौन सी होती हैं। देखिए रोपण फसलों में जैसे आपकी कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, केला। रोपण फसलों के आपको एग्जांपल भी पता है, कौन कौन सी रोपण फसलें हैं, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सभी जो है रोपण फसलें हैं। तो ये जो है हमारी, जो हमें इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो जरूरत थी वो हमारे क्वेश्चन इसमें स्थानांतरित कृषि। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अर्थ क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बदलती रहती हैं चीजें, कि पहले हमने एक स्थान पे की फिर दूसरे स्थान पे चले गए, तो स्थानांतरित कृषि हुई। दूसरा रोपण कृषि, रोपण कृषि के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक ही जो बड़े क्षेत्र पर की जाती है। तो अगर आप देखें हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि एक ही फसल लंबे चौड़े बड़े क्षेत्र पर की जाती है, तो एक ही फसल जो लंबे जो बड़े चौड़े क्षेत्र पर की जाती है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, इसे रोपण कृषि कहा जाता है। इसी को हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। बागवानी कृषि और गहन कृषि इससे अलग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोपण कृषि। रोपण कृषि इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख रहे हैं कौन सी। अब हम चलते हैं रबी फसल। इसमें पूछा है कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल के हमें पहले कुछ नाम पता हो। रबी फसल कौन कौन सी होती है जी, हम पहले तो फसल जो होती है, अगर हम अगले पेज पे चलते हैं, फसलों को जानते हैं पहले कौन कौन सी फसल होती है। अगर हम फसल की बात करें तो फसल को हमने तीन टाइप्स में बांटा। पहली कौन सी है, पहली रबी, रबी फसल, फिर खरीफ फसल, खरीफ फसल, और तीसरी जायद, जायद फसलें। अब इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए हमें। रबी फसल में आप देखते हैं इसमें गेहूं, गेहूं के बाद मटर। खरीफ में आपको जब यहाँ पर गेहूं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कौन सी फसल हो जाएगी, चावल। चावल एक मुख्य फसल है इसकी। और जायद फसलों में जो आपकी ऐसे समय पे, देखो इनका टाइमिंग भी अभी हम बात करेंगे। जायद फसलों में जो है वो फसलें जो पानी की मात्रा जिनमें भरपूर होती है, जैसे खीरा, खीरा, ककड़ी। तो हमें जो है ये तीनों फसलें पता चली हमें कि रबी, खरीफ और जायद तीन प्रकार की फसलें होती हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। अब हम बुक में भी देखते हैं कि ये जो आपकी बुक में भी दिया गया था, तीन जो मुख्य फसलें हैं, तीन प्रकार होते हैं इनके, तीनों प्रकार के बारे में, उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसके बारे में भी आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे रबी फसल, रबी फसल जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। तो अक्टूबर से जो है दिसंबर, जो आने वाला है अभी अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगी, लगाई जाती है रबी फसल और इसे बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून के मध्य से काटा जाएगा। तो अब जैसे आप देखते हैं कि इस समय लगाया जाता है गेहूं, ज्यादातर जो उत्तरी भारत में इस समय गेहूं लगाया जाता है। तो गेहूं जब अप्रैल में जब वैसाखी आती है उस समय कटाई का मौसम होता है इसका, गेहूं का। उस समय जब ये पीले पड़ जाते हैं गेहूं, उस समय काटा जाता है उन्हें। अब इनमें जो है रबी की मुख्य फसलें, जैसे हमने बात की थी गेहूं, गेहूं इसमें हमने मुख्य फसल के तौर पर देखी जाती है गेहूं। अब खरीफ फसलों के बारे में जाने तो खरीफ फसल जो है मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जैसे इसमें जो है मुख्य फसल हमारी चावल रही। चावल को क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, इसलिए जो है जब मानसून आता है उसी समय लगाई जाती है। ये खरीफ फसलों की एक मुख्य फसल है। सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। बोई कब जाती है जी, मानसून के समय। मानसून कब आ रहा है, मई जून के समय, जून में आता है, भारत में आगमन होता है, उस समय जो है लगाई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि गेहूं की फसल लगने से, यानी कि रबी की फसल लगने से पहले से काट लिया जाता है। अब कौन कौन सी फसल है, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। देखिए इनमें से आपको लगभग 5 फसलों के नाम याद होने चाहिए, ताकि जो है आप आंसर में अपने लिख सकें कि खरीफ फसल के बारे में पूछा जाए आपसे, तीनों फसलों के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो आप तीनों फसल के जो है टाइप्स लिखेंगे, कब कब बोए जाते हैं, किस समय काटी जाती है,
और साथ ही कुछ उदाहरण लिखेंगे कि कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती हैं। जायद फसलें क्या होती है? रबी और जो खरीफ फसल है उस उन ऋतुओं के बीच में जो फसल बोई जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, इसे जायद कहा जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरे, ये अन्य सब्जियां, ये चारे की जो फसलें होती हैं वो इस समय बोई जाती हैं। चारे की फसल जब जो है ना रबी फसलें उगाई जा रही है ना खरीफ, उसके मध्य जो टाइम रहा गर्मियों का, उस समय जायद फसलें बोई जाती हैं, और जो उनमें मुख्य है तरबूज, खरबूज, खीरा या फिर सब्जियां, अन्य सब्जियां। ये सब जो है आपकी 3 फसलें हुई, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रही, असम और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में धान यानी चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। उन 3 फसलों के नाम है आस, अमन, बोरो। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि असम और पश्चिम बंगाल में, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि धान की वो 3 जो किस्में हैं जो बोई जाती हैं असम पश्चिम बंगाल में, उनके नाम क्या है? उनके नाम है आस, अमन, बोरो, उनके तीनों के नाम है। ये जो है आपकी फसलों जो हमारी हैं रबी, खरीफ और जायद, उन सब तीनों फसलों के बारे में जाना हमने, कब कब उगाई जाती हैं, किस समय काटी जाती हैं, और साथ ही साथ उनके उदाहरण। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। रबी फसल के बारे में पूछा गया था इसमें। अब रबी फसल में आपको पता है कि रबी फसल में जो है चावल नहीं आता, ना मोटे अनाज आते, ना कपास आती, तो क्या आता है इसमें? चना आता है। चना हमारा सही उत्तर है। तो चना हमारा सही उत्तर है इसमें। ये रहा यहाँ पर चना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल, दालें हैं, ज्वार तिल है, मोटा अनाज है या तिल है? तो अगर आप इसमें देख रहे हैं इन ऑप्शन से ही आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि कौन सा जो है फसल है जो फलीदार है। फलीदार फसल में दालें जो है फलीदार फसल में ही आती है। बिल्कुल सही, दालें जो है फलीदार फसल में आती है। दालों के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। दाल जो है कौन कौन सी होती है, उससे संबंधित जो है हम कुछ चीजें जान लेते हैं। तो फलीदार फसल के बारे में जो है, मुख्य फसल जो है इसमें दाल है। दाल को जो है फलीदार फसल भी कहा जाता है। ये आपकी बुक में ही देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दाल जो है फलीदार फसलों में आती है। कौन कौन सी दालें होती हैं? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। तो आज जो है आप एक घर में एक्टिविटी करेंगे। आपके घर में जितनी भी दालें हैं, आप अपनी मम्मी से जो है बड़े या फिर पिताजी से, जो भी बड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी दाल जो है हमारे घर में है। उन सभी दालों को सामने देखें एक बार, ताकि आपको दालों के नाम भी याद हो। ये जो है लाइव में जब आप सीखेंगे, जब सामने आपके दालें रखी होंगी, तो आपको पता भी चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे नाम जो लिखे हैं, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि कौन कौन सी दालें होती हैं, पर जिनको नहीं पता वो जो है सामने ऐसी दालें रखें और उनके जो है तब नाम पूछेंगे, तो आपको हमेशा के लिए वो एक बार याद हो जाएंगे नाम। तो ये दालें जो है फलीदार फसलें हैं। हमने इसमें जाना कि फलीदार फसलें, दालों के बारे में जाना हमने। और दालों से जो है हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन की मात्रा पूर्ति करने के लिए हमें जो है दालों का सेवन जरूर करना चाहिए। दाल जो है हमें भरपूर मात्रा में खानी चाहिए, अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार तो जरूर एक बार दाल खानी चाहिए। तो दालों के बारे में हमने जाना। और विश्व में जो है दालों के बारे में बात करें तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि प्रोडक्शन भी भारत जो है सबसे ज्यादा मात्रा में करता है, और कंजप्शन यानी कि उपभोक्ता भी भारत ही है जो सबसे ज्यादा करता है विश्व में दालों पर। ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ था पेज नंबर 36 पर, जो फलीदार फसलों के बारे में है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चले। तो क्वेश्चन में हमारे में यही पूछा था कि फलीदार फसल कौन सी है। तो फलीदार फसल अब आपको पता चल गया कि दालें हैं जो फलीदार फसल है। आपका आंसर जो है दालें हो जाएगा कि फलीदार फसल इनमें से कौन सी है? दाल है। इस प्रश्न में हमें जो है 30 शब्दों में आंसर देना है, इसका उत्तर देना है। एक पेय फसल है। पेय फसल का आपको नाम बताना है उसका, और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण देना है। पेय फसल कौन कौन सी होती है? पेय फसल में जो है हमारी जैसे चाय है, कॉफी है, ये पेय फसल में आती है। अगर हम इनकी बात करें कि कहाँ उगाई जाती है, अगर आपने असम हमारे भारत का एक राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसमें जो है चाय की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। और वहीं जो है कॉफी में जो है कर्नाटक का नाम सुना होगा। कर्नाटक जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। तो ये दोनों राज्यों के बारे में जाना, पेय फसल पता चल गई हमें। अब इससे संबंधित और भी चीजें जो है जान लेते हैं कि चाय के बारे में, कि ये जो है कहां पर कैसे कैसे उगाई जाती है। तो चाय के बारे में हम जान लेते हैं। चाय क्या है? एक जो है पेय फसल है, पेय पदार्थ है। जो पेय फसल है ये हमारे अंग्रेज लेके आए थे इसे भारत में।
चाय के अलावा जो है कॉफी, कॉफी भी जो है एक पेय फसल है हमारी। इसके संबंधित जो क्या क्या चीजें इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या क्या जो है भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे चाय का पौधा जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण और उपोष्णीय जलवायु चाहिए इसके लिए। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए उसमें बहुत अच्छी मात्रा में ह्यूमस होना चाहिए। और जल निकास वाला ढलवा क्षेत्र चाहिए इसके लिए, यानी कि इसकी जो मिट्टी हो उसमें जल जो है अच्छी मात्रा में हो, परंतु वो इकट्ठा ना हो, ज्यादा भी नहीं चाहिए होता से परंतु जो है यहाँ पर बोला भी ढलवा क्षेत्र यानी कि ढलान वाले क्षेत्रों में होती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए। तो पूरे वर्ष जो है किस तरीके की जलवायु रहनी चाहिए, उष्ण, नम और पाल रहित। तो ये जो है यहाँ पर आपने चाय के बारे में जाना। और यहाँ पर ये श्रम सघन उद्योग है, यानी कि यहाँ पे श्रम की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए। क्यों चाहिए, जब आप चाय उगाते हैं तो चाय की पत्तियां तोड़नी होती हैं, एक एक पौधे के पास जाकर वो पत्तियां इकट्ठी करना, उसके लिए श्रम चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए। तो यानी कि इसलिए बताया ये श्रम सघन, सघन यानी श्रम बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, यानी लेबर बहुत अधिक मात्रा में चाहिए ताकि वो सारी जो पत्तियां हमने तोड़ सके। प्रचुर, यह जो है इसके लिए प्रचुर सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी कि क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए तो सस्ता श्रम चाहिए यहाँ पर, वरना जो है अगर वो महंगा श्रम होगा तो वो फसल बहुत महंगी होती चली जाएगी। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ उगाई जाती है। चाय जो है आपके असम, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो हमारी दार्जिलिंग की चाय है उसे जीआई टैग प्राप्त है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो क्योंकि अगर किसी क्षेत्र की जो है जीआई टैग प्राप्त होता है किसी जो फसल को या किसी भी वस्तु को, तो यानी कि उसको जो है कॉपी नहीं किया जा सकता कहीं और, उसे जो है और कहीं यूज नहीं किया जा सकता, वो वहां की एक क्वालिटी है उस क्षेत्र की। तो ये जो है यहाँ की काफी पॉपुलर है दार्जिलिंग की चाय। और यहाँ पर जो है ये जो है पहाड़ियों के बारे, तमिलनाडु में भी उगाई जाती है और केरल में भी। देखिए आपने असम के बारे में सुना होगा, साथ अब जो है आपको कुछ नए क्षेत्रों के बारे में भी पता चला कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भी चाय की खेती की जाती है। ये सभी जो है हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें सब कुछ दिया हुआ था। तो आप जो है जब एनसीईआरटी पढ़ें उसे बहुत ध्यान से देखें, जब भी जो है एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं पेंसिल लेकर बैठे, उसमें मार्क करते हुए चलें। देखिए चाय के बारे में कुछ विशेषताएं थी यहाँ पर, उसे मार्क करते हुए चलेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम के टाइम पे तो आपके पास वो नोट्स की फॉर्म में तैयार हो गए। अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो हर बुक के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आप बुक में इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, जैसे हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही आप बुक में मार्क कर सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है चीजें, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और नॉर्मली भी जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे मार्क करते हुए चलें। और ऐसे भी ना करें कि हर जगह ही मार्क हो रहा हो, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको जानना कि क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत कम मार्क करें, पर इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते रहें। और यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि 2020 में जो है भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा जो है बड़ा चाय उत्पादक था, यानी चीन के जो बाद में जो है विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भारत ही है। तो ये चाय से संबंधित, चाय एक पेय पदार्थ है और उससे संबंधित क्या क्या जो है जलवायु कैसी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो है यही पूछा हुआ था कि अनुकूल जो है भौगोलिक परिस्थितियां पूछी थी और पेय फसल का नाम बताना था। पेय फसल हमें पता है कि हमने दो पेय फसलों के बारे में बात की, चाय और कॉफी दोनों ही होती है, परंतु अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर जो दे रहे हैं हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। यह जो है पौधा कहाँ पर, किस क्षेत्र में उगाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। कैसी जो है इसके लिए मिट्टी चाहिए, गहरी चाहिए, उपजाऊ चाहिए और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी चाहिए इसके लिए, जिसमें अच्छी तरह ये उग सकता है। और इसके लिए हुमस और कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में चाहिए मिट्टी में। तो ये सब जो है जो चाय की फसल है, जो एक पेय फसल है, उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या रहेंगी वो आपके इस आंसर में दिया हुआ है। तो अब आपको क्लियर भी होगा। देखिए यहाँ पर जो फोटो है, इस फोटो में देखें, इस फोटो में देखेंगे आप, तो ये जो महिला है यहाँ पर चाय की पत्तियां किस तरीके से जो है ये इकट्ठा कर रही है। ये इस तरीके से टोकरी में इकट्ठा करना होता है, इसलिए इसे बताया गया कि इसमें जो है बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है भारत में खाद्य फसल का नाम बताएं। खाद्य फसल के बारे में पूछा है आपसे, खाद्य फसल का नाम बताना और पैदा की जाती है, जहां पर ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें, कहाँ कहाँ जो है उगाई जाती है उसके बारे में बात।
मुख्य खाद्य फसलें अगर भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, तो यहाँ पर जो है दो फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं है, गेहूं है, और दूसरा आपके नाम भी याद आ रहा होगा आपको, चावल है। दो ही मुख्य फसलें हैं। आप अपने भोजन में भी देखें तो मुख्य रूप से आपको ये दो ही फसलें दिखाई देती हैं, हमेशा दिखाई देंगी। आप जब जो है खाना लेके बैठे, तीनों टाइम में आप सुबह सुबह लंच में हम कभी कभी नहीं भी लेते ये चीजें, पर आपके दोपहर और शाम के भोजन में आपको ये मुख्य रूप से दिखाई देने वाली है। तो मुख्य फसलें, मुख्य खाद्य फसलें यही है भारत की, गेहूं और चावल। तो हमें पता चल गया कि दो हैं फसलें, पर यहाँ पर एक पूछा है, तो हम जो है इसमें चावल के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और ये किन क्षेत्रों में पैदा होती है इसके बारे में भी जानने वाले हैं। पहले हमें एक मैप देखते हैं, एक मैप में जिसमें जो है हमें चावल के बारे में जो है बताया हुआ है कि चावल की खेती कहाँ कहाँ की जाती है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, अब क्लियर होगा। कलर क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा कि किस किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आपकी जो है बुक में भी दिया हुआ है, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं बाद में। ये जो है यहाँ पर ग्रीन एरिया जो दिया हुआ था वो प्रमुख क्षेत्र है जहां पर जो है चावल की फसलें उगाई जाती हैं। स्टार्ट हो जाता है ये आपके पंजाब से, जम्मू कश्मीर के नीचे वाले क्षेत्र से, पंजाब से होते हुए फिर आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, कुछ असम का जो क्षेत्र है, और फिर आपका जो ये पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट पर जो है मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। इसमें जो है आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि कौन कौन से क्षेत्र में ये उगाई जाती है। चावल की खेती आपको पता चला कौन कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है। तो चावल की खेती यहाँ पर सभी जगह, इन सभी जगह की जाती है। अब चावल के बारे में कुछ चीजें भी जान लेते हैं। चावल जो है भारत में अधिकांश भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है चावल है। अगर आप जो है अब नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में भी चावल जो है मुख्य फसल है, और यहाँ पर जो खाने के वाले हैं वो भी बहुत हैं चावल को। चावल जो है दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में तो आपको हर भोजन में उनके चावल दिखाई ही देगा, हर समय के भोजन में। चीन के बाद इसमें जो है जो भारत उत्पादन के बारे में बात करें तो चीन के बाद जो है भारत है जो इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। और कुछ चीजें भी जान लेते हैं चावल के बारे में, कौन कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है। ये भी आपको क्लियर नहीं होगा तो ये मैं एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों में, अभी हमने जो है मैप में जाना थे, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में, इन सभी जो है उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव है। क्षेत्रों के बारे में भी जान लिया हमने। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में, हमने जो है मैप में जो है देखा था, चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में, यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में, तटीय क्षेत्रों में, इन सभी जगह आपको जो है चावल की जो फसल है वो दिखाई देती है। कौन कौन से एरिया है, राज्य कौन से, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो हमने जब हरित क्रांति की बात की थी तो हमने कुछ क्षेत्रों की बात की थी जहां पर जो है गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत जो है अधिक मात्रा में हुआ था। उसमें हमने मुख्य रूप से गेहूं की बात की थी। तो गेहूं की जो फसल मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर ही कार्य हुआ था, यहीं पर ही जो है मुख्य रूप से उगाई गई। तो अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं चावल में भी वही क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब जो है अगर क्षेत्र के हिसाब से ही बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा में जो है बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। यहाँ पर जो है नहरों के जाल किस कारण, देखिए चावल की फसल के लिए वो जो पौध लगाई जाती है उस समय जो है उस जो खेत में पानी जो है लबालब भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए, पानी जो है उसमें भरा हुआ होना चाहिए, तब वो पौध लगाई जाती है। तो पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है, इसीलिए ये फसल कब लगाई जाती है, ये फसल मानसून के समय लगाई जाती है, क्योंकि उस समय पहले ही जो है खेतों में पानी अवेलेबल होता है, पहले से ही पानी होता है। अगर हम गर्मी के मौसम में लगाएंगे ये फसल, गर्मी के मौसम में क्योंकि आप पानी डालें मिट्टी में, अगर आपने एक लोटा पानी डाला कुछ समय जो है बाद वो रिस जाएगा, मिट्टी के अंदर चले जाएगा। परंतु अगर हम इसे वर्षा के मौसम में बात करें तो वर्षा के मौसम में पहले से ही पानी की अवेलेबिलिटी जो है मिट्टी में पहले से ही होती है। इस वजह से जो है आसानी से जो है उस क्षेत्र में जो है उस खेत में जो है आसानी से हम पानी भर सकते हैं। तो ये जो है आपने जाना चावल के बारे में। अब जो है हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर से संबंधित, आपने उस मैप में भी जान लिया कि कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है। 30 शब्दों में बताना था। आंसर पे चलते हैं। चावल भारत की एक जो है मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य फसल हमने बात की थी दो हैं, गेहूं और चावल। हम यहाँ पर चावल की बात कर रहे हैं।
यह है उत्तर पूर्वी भारत में और इसके मैदानी इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखिए 30 शब्दों में लिखना था, वही इससे अधिक हम जान चुके हैं। आगे एक क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको, उसमें जो है बहुत डिटेल में पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पूछा था एक खाद्य फसल के बारे में और उससे संबंधित कि वो कहाँ पैदा की जाती है, तो हमने उन क्षेत्रों के बारे में बताई बात और साथ में कौन सी वो खाद्य फसल है। दोनों आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर जो है आप अपने क्वेश्चन में उन राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उनके नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की एक सूची बनाएं। अब ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं, पहले में फसल बीमा योजना किसानों के लिए किया जाता है कि फसल बीमा, अगर फसल जो है किसी भी जो है आपदा की वजह से खराब हो जाती है तो उसका बीमा होता है, उसके लिए सरकार जो है उन्हें कुछ राशि देगी ताकि उनकी फसल का जो हानि हुई उसकी पूर्ति की जा सके। दूसरा आप एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार जो है कुछ फसलों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। क्यों तय करती है? ताकि जो है उससे कम में, यानी कि अब किसान जो है खेती कर रहा है, उससे नुकसान होगा तो फिर खेती क्यों करेगा, तो यानी कि एक मिनिमम जो है मूल्य तय किया जाए किसी भी फसल का, उससे नीचे जो है कोई भी जो व्यापारी है वो ना खरीदे ताकि जो है किसान का नुकसान ना हो, इसलिए एमएसपी आए। अब यहाँ पर आप बिजली के भी देख रहे हैं, किसानों के लिए कुएं लगाए जाते हैं ताकि वो सिंचाई कर सकें, तो उन कुएं की जो बिजली है उसके लिए भी सरकार जो है कुछ सब्सिडी देती है ताकि जो है वो फसल अच्छे से कर सकें और उनको जो है नुकसान ना हो उसमें। फिर यूरिया, यानी कि जो आपके यूरिया वगैरह है इन पर भी सब्सिडी देती है सरकार। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो है कुछ किसानों के हित में संस्थागत सुधार कार्यक्रम किए। अब आंसर में देखें हम क्या क्या संस्थागत सुधार कार्यक्रम किए सरकार ने। सूखा, बाढ़, आग आदि जो विरुद्ध फसल बीमा, इनके विरुद्ध फसल बीमा, यानी कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई भी फसल में आग लग जाती है, बाढ़ के कारण या सूखे के कारण खराब हो जाती है, तो उनके लिए फसल बीमा स्टार्ट किया सरकार ने ताकि जो है उनको उससे हानि ना हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सरकार ने तय किया हर फसल के लिए, कुछ फसलों के लिए, सॉरी हर फसल के लिए नहीं, कुछ फसलों के लिए। सबसे पहले गेहूं के लिए स्टार्ट किया गया था, उसके बाद अन्य फसलें भी इसमें ऐड की गई। अब जो है लगभग 20 से अधिक फसलें हैं जिन पर जो है एमएसपी दिया जाता है। कृषि आदानों और संसाधनों जैसे बिजली और उर्वरक पर सब्सिडी, हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, और उर्वरक क्योंकि इनकी भी आवश्यकता होती है फसल में डालने के लिए ताकि उनमें कीड़े ना लगे, तो उन फर्टिलाइजर्स के लिए भी सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है किसानों को प्रदान किया जाता है ताकि वो जो है ऋण ले सके, उन्हें ऋण की आवश्यकता हो तो वो जो है पैसे पहले से, क्योंकि फसल लगाने के लिए पहले पैसा लगाया जाता है, क्योंकि बीज खरीदे जाएंगे, उसमें जो है ट्रैक्टर चलाने के लिए आवश्यकता होगी, सिंचाई करने के लिए आवश्यकता होगी, और जो है फर्टिलाइजर्स खरीदने यानी उर्वरक खरीदने के लिए जो है पैसे की आवश्यकता होगी। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसान जो क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, तो ये भी जो है सभी ये सारे कार्यक्रम जो सुधार है कार्यक्रम है ये सरकार के द्वारा किए गए ताकि जो है किसानों के हित में जो कार्य किए जा सके। तो ये सभी आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में जो भी आप आंसर लिखें पॉइंट में लिखें, 10th क्लास में यहाँ इसी तरीके से पॉइंट में लिखेंगे तो आपको जो है क्लियरिटी बनेगी। अगर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट जो है, जैसे इसमें पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, चारों पॉइंट आप लिख रहे हैं, 3 मार्क्स का हो 4 मार्क्स का हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप जो भी आंसर लिखें वो पॉइंट में लिखें। आगे जो है मैं एक ऐसी वीडियो भी दूंगा पेपर से पहले, आपके एग्जाम से पहले, जिसमें जो है ये बात करेंगे हम किस तरीके से हम आंसर लिखें, कैसे जो है हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें। ये सभी के लिए एक जनरल वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं तो हम उसी तरीके के आंसर लेके चल रहे हैं जैसे हम जो है आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे जो है सीबीएसई आपसे अपेक्षा करता है कि किस तरीके से आंसर लिखें। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो है जैसे अभी पीछे जो है हम 30 शब्दों में लिख रहे थे, यहाँ पे आपको 120 शब्दों में लिखना है। ये आप बहुत गौर से देख लें एक बार, जो भी आपका पेपर है उसमें कितने शब्दों में आपसे आंसर मांगा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए। अगर आपने 30 शब्दों में 120 लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका जो है पेपर छूट जाएगा, और 120 में 30 शब्द लिख के आएंगे तो उससे आपके मार्क्स में कमी आएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय या सुझाइए। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम किए, आपकी बुक में अगर आप देखें तो सबसे लास्ट जो पेजेस थे उनमें जो है सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए वो आपको पहले से दिए हुए थे।
जैसे आजादी के बाद जो है जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी, इन सबको समाप्त किया गया सरकार के द्वारा। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वो कब से कब तक थी? 1951 से 1956। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो थी, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका टाइम पीरियड है। उस समय जो है भूमि सुधार किए गए, यानी कि जो भूमि से संबंधित सुधार थे, जमीन से संबंधित जो भी चीजें चल रही थी पहले, उनमें सुधार किए गए। तो वो सुधार आपको बताए गए, ये 3 सुधार किए गए। भूमि सुधार कानून भी बनाया था इसके लिए। 1960 और 70 के दशक में आपने देखा कि उस समय श्वेत क्रांति देखेंगे आप, हरित क्रांति देखेंगे आप, ये सब चीजें भी अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? ताकि कृषि में सुधार किया जा सके। और क्या क्या कार्यक्रम रहे? फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना भी लेके आए गए कि अगर फसलें खराब हो जाती हैं तो उसके लिए जो है कुछ जो है सरकार की तरफ से आपको राशि दी जाएगी। फिर ऋण के लिए अगर हम बात करें, किसानों को कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम लाए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ये सभी जो है चीजें सरकार के द्वारा की गई। अब एक मार्क्स के क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है उससे संबंधित, जो भूदान के नाम से जाना जाता है, इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो है एक कहानी दी हुई है। यहाँ पर मेन जो है विनोबा भावे, ये जो है भूदान आंदोलन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूदान आंदोलन से कौन से व्यक्ति हैं जो संबंधित थे, वो विनोबा भावे थे। तो ये सभी जो है सरकार के द्वारा, हमने बात की थी सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें शुरू की गई। अब एक और चीज है यहाँ पर दी हुआ है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जो है किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि जो कार्यक्रम है। आकाशवाणी पे भी जो है, अब नेशनल टीवी पे पहले जो है रेडियो पे कृषि से संबंधित जो है कार्यक्रम आते थे, ताकि किसानों के लिए जो है वो सुविधा मिल सके, किसानों को जो है जलवायु के बारे में बताई जा सके, किसानों को जो है मौसम से संबंधित जानकारी दी जा सके, ताकि जब वो फसल बो रहे हैं, फसल उगाने के लिए उनके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो। ये सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम थे, कार्य थे, जो सरकार ने जो है किसानों के लिए किए, उनके हित के लिए, ताकि जो है वो फसल में जो है उनको दिक्कत ना हो। अब आपको उसी से संबंधित आंसर लिखना था। आप चलते हैं कि वृद्धि किस तरीके से सरकार ने उसमें सहयोग किया, उत्पादन में वृद्धि करने में। तो उसके लिए सरकार ने सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता के बाद क्या किया, संस्थागत सुधार किए, कुछ संस्थाओं में सुधार की। कैसे? समूहकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी उन्मूलन किया। तो ये सबसे पहले जो है आजादी के बाद ये 4 चीजें की। इन 4 चीजों को खत्म करने से सरकार ने जो है उत्पादन में वृद्धि कैसे की? क्योंकि ये जो है कुछ लोगों के पास, जैसे जमींदारी में जो है कुछ लोगों को जो है उनकी जमीनों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, वो खत्म की गई। अब यहाँ पर जोतों की चकबंदी, जैसे कुछ किसानों के पास जो है एक जमीन का जो टुकड़ा है वो गांव के अलग अलग किनारों पर है। तो गांव के अलग अलग किनारों पर है, जैसे ये जो है एक गांव है, एक व्यक्ति का एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, दूसरा तीसरा यहाँ पर है, एक ही परिवार के लोग हैं। अब वो जो है इतने बड़े खेत अलग अलग जगहों पर अगर मशीनों का प्रयोग करना चाहें या फिर जो आधुनिक जो उपकरण है उनका प्रयोग करना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अगर वो इतनी सी जमीन पर जो है वो करने का प्रयास भी करेंगे तो फिर उसमें जो है उनको नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे। अब सरकार ने क्या किया कि इन्हें जो है एक ही स्थान पर जो है वो जमीन जो है प्रदान की, और दूसरे इनसे संबंधित इनके आसपास जो जमीनें थी, मतलब वो जो जमीन है उनको एक ही स्थान पर, उतनी जो जमीन थी उनकी अलग अलग जगह, वो एक ही स्थान पर दे दी गई। अब वो एक ही स्थान पर इतना बड़ा एरिया हो गया, वो आसानी से अच्छी मात्रा में कृषि कर सकते हैं। अब जो है वो आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा ये एक उपाय था। ये जो है आपके आंसर में जो दिया हुआ है जोतों की चकबंदी, इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहाँ पर। तो सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद क्या कार्य किए गए वो आपको मिला पहला पॉइंट। दूसरा, भूमि सुधार। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भूमि सुधार, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्यक्रम किए गए, जो भी कार्य किए गए, वो कृषि से संबंधित। पहले हमने प्राइमरी सेक्टर, हमारा प्राथमिक जो क्षेत्र था उस पे ही क्षेत्र में ही कार्य करना शुरू किया था, वही हमारा मेन टारगेट था। तो भूमि सुधार जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में हम जानते हैं कि 1960 के दशक में जो है उस समय जो है हरित क्रांति शुरू हुई, जिसमें जो है हमने मुख्य जो खाद्य फसलें थी उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बाहर से बीजों, हाई यील्ड वैरायटी यानी HYV, तो HYV बीजों का प्रयोग किया, ताकि जो है और विभिन्न जो है आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया ताकि हम उत्पादन बढ़ा सकें।
तो ये सरकार के द्वारा कार्य किया गया था। और फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति दुग्ध यानी दूध से संबंधित है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। उसमें भी जो है सुधार किए गए। ये जो है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से संबंधित हो गया। फिर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया। फसल बीमा का प्रावधान किया गया। कृषि इनपुट किए गए और बिजली और उर्वरक जो थे उस पर सब्सिडी दी गई। ग्रामीण बैंक बने, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये सभी जो है भारत सरकार के द्वारा कार्य किए गए। क्यों किए गए? ताकि जो है फसल जो उत्पादन है यानी कृषि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। तो ये सभी जो है सुधार आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या जो है कृषि उत्पादन में जो है चीजें अपनाई गई, उपाय किए गए सरकार के द्वारा। अगला जो है हमारा प्रश्न है चावल से संबंधित, चावल की खेती से संबंधित। उसमें पूछा गया है कि उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या चाहिए। हम चावल की खेती से संबंधित पहले भी कुछ चीजें जान चुके हैं। अब इसमें जो है भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूछा गया कि कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां जो है चावल के लिए चाहिए होती हैं। चावल से संबंधित हम जान चुके हैं कि चावल एक मुख्य फसल है। मुख्य फसल फसल कौन सी फसल? खाद्यान्न फसलों में। उसमें जो है गेहूं और दूसरा चावल। अब जो है इससे रिलेटेड और भी चीजें जो है चावल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे चावल से संबंधित कि ये जो है चावल जो है उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो है उगाया जाता है। तो ये हमने जाना कि कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है। चावल के बारे में हमने मैप में भी देखा था कि जो है उत्तर पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर उगाया जाता है। अब जो है हम अपने आंसर पे देख लेते हैं। तो चावल के बारे में अगर हम बात करें चावल जो है भौगोलिक परिस्थितियां क्या रहेंगी इसकी। पहली बात हम लिखेंगे खरीफ फसल। देखिए गेहूं जो है एक रबी फसल है और चावल जो है एक खरीफ फसल है। पहला पॉइंट आपका आंसर में बढ़िया एक पॉइंट मिल गया। इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? जलवायु के बारे में बताएंगे, गर्म और आर्द्र जलवायु। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री से अधिक जो है तापमान चाहिए, उच्च आर्द्रता चाहिए और 100 जो सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए। क्योंकि इसमें जो है पानी की जो है अधिक मात्रा चाहिए होती है, इसलिए जो है वर्षा जो है अधिक चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट मिल गए आपको स्टार्टिंग में। इन्हें अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं पेपर में तो इन्हीं पॉइंट्स को आप अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहला जी एक खरीफ फसल है, चावल एक खरीफ फसल है, आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर चाहिए, उच्च आर्द्रता चाहिए और इसमें वर्षा कितनी चाहिए? वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। अब और क्या पॉइंट हो सकते हैं? ये बाढ़ के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की उपजाऊ यानी कि कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? ये जलोढ़ मृदा में यानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। आपका एक और पॉइंट मिल गया, जो हर साल नवीनीकृत होती है और चावल की खेती के लिए आदर्श होती है। चावल की खेती के लिए जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ही जो है आदर्श होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत अच्छी जो है चावल की खेती की जाती है। चावल कब उगाया जाता है? जून जुलाई में उगाया जाता है। और कब इसकी काटा कब जाएगा? यानी कि रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में जब रबी की फसल लगाई जाती है उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है चावल की फसल की। प्रचुर मात्रा में वर्षा और सिंचाई या जलमग्न खेतों में माध्यम से की जाती है अच्छी जल आपूर्ति। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जिनमें जो ये चावल की पौध लगा रहे हैं इसमें पहले से ही पानी अवेलेबल है, पहले से ही पानी से भरा हुआ है खेत। तो यानी कि जो पानी है उसकी अधिक मात्रा चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए। एक एक पौधे को लगाना होगा तो एक एक पौधे को लगाने के लिए लोग चाहिए तो सस्ता श्रम चाहिए, ताकि जो है आसानी से कोई व्यक्ति लगा सके, कम रूपों में लगवा सके, ताकि इस फसल से उसे नुकसान ना हो। तो सस्ता श्रम चाहिए। पॉइंट्स मिले आपको? पॉइंट्स क्या क्या हुए एक बार देखें, पॉइंट्स क्या क्या हुए हमारे। पॉइंट्स हमारे जो है सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है, खरीफ फसल है।
कैसी जलवायु चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उच्च आर्द्रता, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, बाढ़ के मैदानों में। यानी कि मिट्टी कैसी चाहिए? जलोढ़ मृदा चाहिए। कब उगाई जाती है? जून जुलाई के मौसम में। इसके लिए पानी की अच्छी उपलब्धता चाहिए और सस्ता श्रम चाहिए। ये सभी पॉइंट्स जो है आपके 5 से 6 पॉइंट हो जाएंगे, जिसमें आप आराम से अपना 5 से 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 5 से ऊपर का तो क्वेश्चन आएगा नहीं इससे संबंधित, तो आप आसानी से ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी आज की क्लास थी। इसमें जो है हमने कृषि के बारे में जाना, कृषि से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में जाना। अब अगर इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन देखा जो इस चैप्टर से संबंधित है या फिर जो भी चैप्टर हम करा चुके हैं उससे संबंधित है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वहीं कैसे आंसर लिखना है उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं। और आपको कोई वीडियो चाहिए स्पेशल कि ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और जानना है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीपीटीज और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक यू, जय हिंद।